माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया से आया है, आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया एवोल्यूशन फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एग्जाम पॉइंट के वजह से इसका वेटेज जो है बहुत ज़्यादा है। तो चलो शुरू करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, इसके स्ट्रक्चर, साइज, नंबर, फंक्शंस, डिस्कवरी, जितने भी पॉइंट्स के अंदर है, जितने भी है वो सब मैं आपके साथ इधर शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। चलो शुरू करते हैं। देख लें, हम माइटोकॉन्ड्रिया के लफ्जी मानी को भी समझते हैं। ये जो माइटो और कॉन्ड्रिया लफ्ज है, ये थ्रेड, धागा, धागा नमाल जो इसके लिए उर्दू में इस्तेमाल होता है ना, कि धागे की तरह स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक एक धागा नमा, एक पतला सा स्ट्रक्चर जो ऐसा ऐसा है। अगर आप इसको एक माइक्रोस्कोप के जरिए देख ले, अगर एक माइक्रोस्कोप के जरिए आप इसको देख ले आप, तो आपको ये ऐसे स्ट्रक्चर सेल के अंदर नजर आएगा, और इसको जब आप बड़ा करोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो हम कहते हैं कि थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग एलोंगेटेड और स्फेरिकल शेप। एलोंगेटेड का मतलब यही है कि पहला सा पतला सा फैला हुआ स्ट्रक्चर, उसको हम वो दागानमा स्ट्रक्चर, वो फैला हुआ एलोंगेटेड या स्फेरिकल शेप, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसकी डिस्कवरी के हवाले से हम आगे बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था ना, इसको दो लोगों ने डिस्कवर किया है। देखो, पहले जब इसकी डिस्कवरी की, वो साइंटिस्ट, उसका नाम है, उसने 1890 में अल्टमैन ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, अल्टमैन ने इसको डिस्कवर तो किया। ठीक है, अब उसने उसको नाम क्या दिया? उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नहीं दिया, बल्कि उसने उसको नाम दिया बायोब्लास्ट। ठीक है, अब जब इसने बायोब्लास्ट का नाम दे दिया, लेकिन इसके बाद अगले टाइम में एक और साइंटिस्ट आया, उसने बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। वो जो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? वो था सी बेंडा, जिसने क्या दिया? नेम गिवन टू माइटोकॉन्ड्रिया। नेम क्या दिया उसने? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब यहां तक आपको बस समझ आ गई। अब हम इसके नंबर की तरफ बात करते हैं ना, कि इसकी नंबर कितनी हो सकती है। ये सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। मसला अगर हम मसल से अगर जिम शुरू करें ना, कोई एक्सरसाइज, तो हमारे मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर बढ़ता जाता है। जैसे हम वो एरिया, जैसे मिसाल हमारा जो है, आप आइज के सेल है, नाक के सेल्स है, हाथ के सेल्स है, अब वहाँ पर इतना जो एक्टिविटी है ना, फिजिकल हो नहीं होती है ना, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होता है। यानी इसकी नंबर जो है वो 1 से 1000 तक भी हो सकता है। नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? फ्रॉम 1 to 1000, 1 से 1000 तक भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आनी चाहिए कि 1 से 1000 तक भी हो सकता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है मसल्स और लिवर, मैं बात करता हूँ यहाँ पर, यानी हमारे मसल्स में क्या है, इसकी नंबर जो है हाईएस्ट है। ठीक है, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अगर हम इसकी साइज़ की बात करें, इसकी साइज़ जो है ना, वो डायमीटर, इसका जो है साइज़ मैं फिलहाल लिखवा देता हूँ। इसकी जो साइज़ है वो हमारे पास 1 से 4 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर इसका क्या है? लेंथ है। और इसकी डायमीटर क्या है? डायमीटर हमारे पास वो है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आनी चाहिए। क्या है इसका डायमीटर? ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं इसकी एज की तरफ। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो एज है, कितने दिन तक ये एक सेल में जो है जिंदा रहती है, इसकी एज हमारे पास जो है क्या है? इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो एज है, आपने इसको पूरा नोट्स लिखना है, मेरे पास जगह कम है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 डेज। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एज है वो 10 डेज है। इसकी तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसे आउटर मेम्ब्रेन को रिमूव करूँ, तो फिर इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फिर इसको मैं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहूंगा, मैं इसको माइटोप्लास्ट कहूंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, देखा, माइटोप्लास्ट इसको मैं कहूंगा। यहाँ पर माइटोप्लास्ट, इफ वी, क्यों, कब हम कहेंगे? इफ वी रिमूव
आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम आउटर मेम्ब्रेन को इसको माइटोप्लाज्म कहेंगे। अब आप देख ले, हमने इस चीजों को सब समझ लिया। अब इसकी इवोल्यूशन की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरिया से आया है, आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया इवोल्यूशन फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। फ्रॉम कहां से आया है माइटोकॉन्ड्रिया? फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया से आया है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, हमारा जो फादर मदर जो होता है ना, जो एग बन जाता है, उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मदर का होता है या फादर का होता है? आपको पता होना चाहिए। वो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फर्टिलाइज्ड एग में, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्टिलाइज्ड एग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो मदर का होता है। फर्टिलाइज्ड एग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किसका होता है? वो मदर का होता है। टोटली मैं आपको लिखवा लेता हूँ, 100% किसका होता है? मदर का होता है। क्योंकि जो स्पर्म हेड है, स्पर्म हेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया हेड के बाद उसका अपना अरेंजमेंट है, ठीक है। इस हेड में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अंदर नहीं जाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फादर या मेल से नहीं जाता है, बल्कि वो कंप्लीटली मदर का 100% माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के अंदर। या आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने। अच्छा, इसके वजह से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता होना चाहिए, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। ये वो ऑर्गेनेली है सब एनिमल्स में जो सेमी ऑटोनोमस है। ये आपको पता होना, ये बाकी ऑर्गेनेलिस की तरह नहीं है, क्योंकि ये किसी और, ये मैंने आपको बताया एरोबिक बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया था जो इंगल्ब हुआ, खा लिया किसी सेल ने, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म ने, फिर ये उस सेल का पार्ट बनी और अपना किरदार एक सेल के अंदर अभी ये प्ले अपना रोल जो है वो प्ले करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ये अब जो है ये खुद अपने जो है डिवीजन करती है फिजन के जरिए। जैसे बैक्टीरिया फिजन करती है, ये भी फिजन करता है। देखो ये देखो, हम कहते हैं ना, इसकी जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि अपना नस्ल जब बढ़ाएगी तो किसके जरिए? बाय फिजन। यानी एक अगर हमारे पास बैक्टीरिया है ना, अभी हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब जब ये फिशन का मतलब ये है कि इस सेंट्रल पॉइंट से कट जाएगा, अब ये हिस्सा अलग एक बन गई, ये दूसरा अलग बन गया, तो ये फिशन के जरिए अपने आप को जो है डिवाइड करेगा और वो करेगा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के को हम कुछ नाम इंपॉर्टेंट देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो इंपॉर्टेंट नाम देते हैं वो उसमें पहला नाम ये है कि इसको हम मोस्ट एक्टिव जो है ऑर्गेनेली कहते हैं। देखिए, मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेली, मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेली इसको हम कहते हैं। दूसरा नाम इसको जो देते हैं वो है सेल विदिन सेल, सेल विदिन सेल। तीसरा नाम इसको हम देते हैं सेल परनेस, सेल परनेस हम इसको नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह हम इसको जो अगला नाम देते हैं इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल हम इसको कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नाम, मैंने आपको 3 बल्कि 4 नाम इसको बता दिया, 5वां खुद माइटोकॉन्ड्रिया है और बायोब्लास्ट, 6 नाम इसके हो गए, ठीक है। अब ये इसको सेल परनेस, पावर ऑफ द सेल भी हम कहते हैं। ये सारे क्या है, इसके नाम है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रोथ करवा सकते हैं, कैन ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया में। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। कैन ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया। यानी अगर मैं एक जो है हमारे पास क्या, इसको अगर मैं एक यहाँ पर एक मीडिया में इसको इन्वायरमेंट दे दूँ, सारे न्यूट्रॉन्स वगैरह दे दूँ, अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को मैं इसके अंदर रख लूँ, अकेला माइटोकॉन्ड्रिया सेल से निकाल के यहाँ से मैं इसको क्या करूँ, ये हमारे पास क्या कर सकता है, इस मीडिया में जिसमें मैंने इसको न्यूट्रॉन्स वगैरह सारे दिए, इसमें ग्रो कर सकता है। इसलिए मैंने कहा कैन ग्रो इन आर्टिफिशियल मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आगे इसके वाले से हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये चीजें तो आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम इस वाले से बात करने वाले हैं कि इसके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। देख ले, इसके स्ट्रक्चर मैंने जब माइक्रोस्कोप से देखा स्ट्रक्चर को,
तो मुझे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। ये तो यहाँ तक तो आपको बात समझ बिल्कुल आ गई। अब देख आगे, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये आ गया, हम जाकर हमने ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा किया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो लिखवा लेता हूँ, समझा भी देता हूँ। पहले सबसे पहले जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएंगे, ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि जो पहला वाला है वो तो परमेबल है, ठीक है, वो वहां पर हमारे पास मौजूद है। क्या मौजूद है हमारे पास, ये जो आपको दिखाई दे रही है हमारे पास क्या है, पोरिन्स मौजूद है, जहां से सब्सटेंसेस गुजरते हैं। ये सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन में, इनर में नहीं है। इनर तो ये फोल्डेड मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसको पोरिन कहते हैं। जहां से क्या है, यह क्या है, परमिएबल है, ठीक है, यहाँ से तो सब्सटेंसेस गुजर जाती है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने मान लिया, ठीक है, ये तो इसका स्ट्रक्चर परमिएबल है, ठीक, टू सब्सटेंसेस। अब आगे इसमें हम ये पढ़ते हैं, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन याद रखना, इनर मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव परमेबल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू देखिए डबल जो फोल्डेड है फुल, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ, इसको, ये हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव परमेबल है, यानी इसमें हर सब्सटेंस नहीं गुजर सकता है, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेबल है। इनर मेम्ब्रेन जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। अब आगे इसमें हम कुछ और चीज़ों को भी पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो एक ये इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है, एक होता है इनर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इंटर मेम्ब्रेनल जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो अलग मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर हमारे पास इंटर मेम्ब्रेनल फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ तक आपको बस समझ आनी चाहिए। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो बनिस्बत इनर से वो ज़्यादा है, यानी अगर हम इनर की बात करें, इनर मैट्रिक्स में, यानी जो इनर फ्लूइड है, इनर फ्लूइड को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड हमारे पास होता है, यहाँ पर जो फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, कम है। जो इंटर मेम्ब्रेनल है, पहले और दूसरे के दरमियान, वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें हम कुछ और कंपोनेंट्स भी बात करते हैं, परमेबिलिटी की बात की, मैट्रिक्स की बात की, ठीक है। यहाँ पर हमने पोरेंस की बात की, जहाँ से सब्सटेंसेस यहाँ से गुजरेंगे, ये जो सब्सटेंसेस यहाँ से इंटर होंगे, यहाँ से जो इंटर होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी है, एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो F1 पार्टिकल्स भी मौजूद है, ये आपको जो रेड रेड नजर आ रहा है, इसको हम F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, एटीपी साइंथेस भी कहते हैं, ऑक्सीसोम्स भी इनको कहते हैं। देख ले, ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर इसके दो हिस्से हैं। एक हमारे पास है F1 पार्टिकल, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, एक हमारे पास है ये जो ब्लैक आपको नजर आ रही है, ब्लैक जो मेम्ब्रेन में जो है ऐसा हुआ है, मैं आपको समझा लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेम्ब्रेन में ये जो है, ये एक मेम्ब्रेन में दसा हुआ है, यानी अपने आप को पकड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो हेड है वो ऐसा है, यानी ऐसा है, राउंड हेड है, ठीक है। अब भी मेम्ब्रेन में दो चीजें हो गई, एक जो बाहर वाला ऐसा है, फ्लूइड की तरफ है, उसको हम F1 कहते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन के अंदर बसा हुआ है, जो जिसने F1 पार्टिकल को ऐसे पकड़ा हुआ है, उस एरिया को हम F0 पार्टिकल कहेंगे। एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टोटल नंबर ऑफ F1 पार्टिकल कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेल में टोटल हमारे पास जो है कितने होते हैं, 104 F1 पार्टिकल्स होते हैं, 104 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। इस तरह के हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास कितने हैं, 104 F1 पार्टिकल्स होते हैं। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट को पता होना चाहिए। यहाँ पर जो देख ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर होता है, एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, इसको हम आगे फंक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आपको ये बातें समझा दी। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ और भी चीजें हैं। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, एक और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो मौजूद है वो हमारे पास है राइबोसोम्स। इसके अपने राइबोसोम्स है, इसके अंदर अपना डीएनए है जो टोटल सेल के 1% के बराबर है, 1% ऑफ द टोटल डीएनए ऑफ द सेल। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूं, क्या है हमारे पास, 1% ऑफ टोटल डीएनए ऑफ सेल,
या तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। 1% हमारे पास, ठीक है, 1% हमारे पास टोटल डीएनए ऑफ द सेल है। अब आगे आप इसमें देख लिया, हमारे पास इसमें पोलिसोम भी है, जिसमें एक मैसेंजर आरएनए पर बहुत से राइबोसोम मिलकर हमारे पास ये अपना प्रोटीन भी बनाता है। इसीलिए तो हमने इसको कहा था कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। क्या है हमारे पास, मैंने बताया था आपको, ये क्या है हमारे पास, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है। सेमी ऑटोनोमस यानी आधा आजाद ऑर्गेनेली है। ऑटोनोमस ये हमारे पास पांचवा पॉइंट हो गया। अब इसमें छठा देख ले, यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर डीएनए भी, यहाँ पर हमारे पास ग्रेन्यूल्स भी है। मैं यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ ग्रेन्यूल्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्रेन्यूल्स। इसका अपना रोल है, ठीक है। ये राइबोसोम, यहाँ पर ग्रेन्यूल, यहाँ पर सर्कुलर डीएनए, यहाँ पर हमारे पास पोलिसोम्स मौजूद है। यहाँ पर छठा पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, क्या हमारे पास मौजूद है, पोलिसोम्स, जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे, पोलिसोम। इसको हम आगे राइबोसोम में पढ़ेंगे पोलिसोम क्या होता है, और इस पे जो है एक राइबोसोम, एक मैसेंजर आरएनए बहुत सारे राइबोसोम मिल जाए तो पोलिसोम इसको कहते हैं। यहाँ पर ये जो सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, मैंने आपको यहाँ तक सारे समझा दिए। इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स को मैंने कहा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पर इसके क्रिस्टाई में होता है। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं, क्रिस्टाई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन, उसको तो हम आउटर मेम्ब्रेन ही कहते हैं जो इसका, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो है इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टाई कहते हैं। जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, बहुत बेहतरीन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले। इसमें हम जो है एक लफ्ज समझेंगे कॉन्ड्रियोम। आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक सेल के अंदर, टोटल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोम। और हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए। हमारा जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक जो है हमारे बहुत ज़्यादा वर्क करता है, 24 घंटे, ये रुकता कभी नहीं है, इसलिए इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और जो सबसे कम हमारे एयर मसल्स में, ये जो है कभी नहीं हिलते, इसका ना कोई ऐसा कोई खास काम है, इसलिए इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। और एक और बात आपको पता होना चाहिए कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में डिफरेंस क्या है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है जो है, ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ना हमारा, वो रफ है। रफ क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इनर फोल्डिंग्स की वजह से, इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, इस फोल्डिंग की वजह से इसको हम कहते हैं रफ है। इसके अंदर हमारे पास फोरेंस मौजूद है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए। रफ जो इनर है ना, उसमें कोई फोरेंस प्रोटीन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। परमेबिलिटी जो है, आउटर हमारे पास क्या है, परमेबल है, इनर हमारे पास क्या है, वो सिलेक्टिवली परमेबल है। इसी तरह हम कहते हैं ना कि हमारे पास यहाँ पर जो क्रिस्टी है ना, इनर मेम्ब्रेन, अब ये मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करेगा एटीपी फॉर्मेशन के लिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा, लिपिड की ब्रेकडाउन करेगा ताकि क्या बनाए, एनर्जी फॉर्मेशन करे। अब इसका जो है क्या इसमें है, आपको पता होना चाहिए किस तरह एनर्जी फॉर्मेशन, कैसा इसके फंक्शन में आप पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है, एटीपी फॉर्मेशन फ्रॉम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए फिर लिपिड की बारी, लिपिड भी खत्म हो जाए फिर प्रोटीन। तो ये तीन चीज़ें इन चार प्रोसेस के जरिए इनकी ब्रेकडाउन होगी। और जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, आपको पता होना चाहिए, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये स्ट्रक्चरली भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी, देखिए यहाँ पर फोरेंस है, यहाँ पर फोरेंस नहीं है। फंक्शन के लिहाज से भी यहाँ पर चार किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं मेटाबॉलिकली। यहाँ पर कोई जो है आउटर में कोई ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। तो काम और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। और एटीपी फॉर्मेशन की बात की हमने, क्रिस्टी की बात की, इसी तरह कंड्रियोम की, हाईएस्ट नंबर की। अच्छा, रेगुलेशन, जब हम काम करते हैं हमारे मसल में जो है हमारे पास क्या, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाती है। लेकिन जब हम काम करना छोड़ देते हैं बहुत टाइम के लिए तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है कम होने लगता है। अब इसकी रेगुलेशन कौन करेगा, वो करेगा लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी ऑटोपेगी करेगा, ठीक है, उसकी ब्रेकडाउन करना शुरू करेगा, उसको कम करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमारे पास एनिमल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है, जो नंबर है, वो ग्रेटर देन प्लांट्स है। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। तो अगर आपकी भी प्रॉब्लम है टॉपिक के हवाले से तो हमें कमेंट करें, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आपकी जो सब्सक्रिप्शन, लाइक, व्यू से हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो यकीन माने फिर हमारा दिल करता है कि हम 4-5 वीडियो और भी बना लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।